Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 27th of September 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल इज आइडेंटिटी टैंक्स। अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल डिजिटल आईडीज ब्रिंग्स आधार लिमिटेशंस रिस्क इन फोकस। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है जो अभी मूडीज ने रिपोर्ट एक जारी की थी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल असेट्स। तो इसने मूडीज के जो इन्वेस्टर सर्विस है उन्होंने कुछ कंसर्न जाहिर की थी। जो इंडिया का जो इंडिया का क्या बल्कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम है जिसको हम आधार के नाम से जानते हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि जो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम है उसमें थोड़ा सा कंसर्न जताई थी कि उसने द एजेंसी हैज रेड फ्लैग्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क्स फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम सच एज आधार वेयर अ सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स आइडेंटिफाइंग क्रेडेंशियल्स। तो उसने बोलता कि अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कंसर्न थोड़ी सी जो सेंट्रलाइज्ड है कि एक ही आदमी के पास, एक एंटिटी के पास सारा कंट्रोल है, उस पर उन्होंने थोड़ी सी कंसर्न जताई थी। द सिस्टम ओफन रिजल्ट इन सर्विस डिनाइल। कई बार सिस्टम से सर्विस डिनाइल में हो जाता है। द रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, कई बार बायोमेट्रिक फेल्स हो जाते हैं स्पेशली फॉर मैनुअल लेबरर्स इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इज क्वेश्चनेबल। ये उन्होंने बोलता कि जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड क्लाइमेट है इंडिया का, उसकी वजह से कई बार जो सर्विस डिनाइल या फेलियर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन रिलेवेंस बिल्कुल रखती है। अमिड द गवर्नमेंट पुश टू स्विच ऑल पेमेंट्स अंडर द नरेगा टू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो भी जितनी भी पेमेंट है महात्मा गांधी नरेगा जो एक्ट है उसके अंडर जो पेमेंट्स है वो सारी हमने किससे लिंक कर रखी है, आधार से, आधार बेस्ड कर रखी है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा। फिर फर्दर कहा है कि इट्स यूज बैक्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस टू नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट्स एंड मोबाइल फोन कनेक्शंस has indeed enabled the direct transfer of benefits to millions in welfare schemes and weeding out ghosts and middlemen। तो ये बेनिफिट्स जरूर बताएं कि ये जो आपने मोबाइल फोन के कनेक्शन को, बैंक अकाउंट्स के जो जीरो बैंक अकाउंट्स हैं उनको जो आपने रोका है और उनको जो आपने लिंक किया, और जो डीबीटी हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वाले जो स्कीम्स है उन्होंने, और मिलियंस ऑफ जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है ना, वो सारे बेनिफिट जो मिलियंस लोगों को मिल रहे हैं वो आपने उससे लिंक कर रखे हैं। तो जाहिर सी बात है जो घोस्ट बेनिफिशियरीज थे, मिडल मैन थे, उनको एक तरह से उनको तो जरूर निकालने में, इसमें वीड आउट करने का काम किया है, ठीक है ना। वो सब इसमें से काफी लोग हट गए हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है। लेकिन येट देयर हैव आल्सो बीन इंस्टेंसेस ऑफ पीपल बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेसिक सर्विसेज फॉर लैक ऑफ एन आधार। लेकिन वो ये कि कई बार आधार ना होने की वजह से जो बिल्कुल जिनको एक्चुअल में सर्विसेज की जरूरत थी उन लोगों को भी, वो भी इससे एक तरह से आउट हो गए थे। तो उनका मतलब वो लोग इससे कहीं ना कहीं वंचित रह गए। लेबरर्स एंड सीनियर सिटीजन स्ट्रगलिंग टू कंफर्म देयर फिंगरप्रिंट्स। वही तो बताया कि ह्यूमिड और क्लाइमेट की वजह से लेबर जो वो उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे थे अपने फिंगरप्रिंट्स को या रेटिना को। ओल्ड एज की वजह से भी आप कई बार बायोमेट्रिक जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो उनको प्रूव करने में दिक्कत हो रही थी, मतलब अपने बायोमेट्रिक इफेक्ट कि उनके आधार जो है वो ऑथेंटिक है या फिर आधार मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं वो लोग, ठीक है ना। जो सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, जो यूआईडीए अथॉरिटी का जो उन्होंने ऑडिट किया था, उसके आधार पे भी देखे तो इट हैड फ्लैग्ड लैप्सेस दैट जियोपार्डाइज प्राइवेसी एंड कॉम्प्रोमाइज डेटा सिक्योरिटी along with flaws in enrollment processes leading to duplication and faulty biometrics। तो ये सीएजी ने, जो हमारी खुद की इंटरनल एजेंसी है, उसने भी बताया था कि कई बार जो एनरोलमेंट प्रोसेस है उसमें कुछ फ्लॉज हैं, है ना। और जो डाटा सिक्योरिटी है उसकी या प्राइवेसी है उसको जो पैराडाइज किया गया है, कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिससे या तो डुप्लीकेशन केसेज नजर आए कि बायो जो आधार है वो डुप्लीकेट हो गया है, या फिर फॉल्टी बायोमेट्रिक्स भी कई बार देखने को मिले हैं। ये कैग की रिपोर्ट में बताया था, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे फाइनली यही सजेस्ट किया है, द गवर्नमेंट मस्ट सीक एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ एंड कोर्स करेक्शन इन द आधार प्रोग्राम बिफोर एक्सपेंडिंग इट्स लिंकेज फर्दर। कि आगे फर्दर आप इनको लिंक करने से पहले, जैसे कि अभी बात चलेगी इलेक्टोरल रोल्स के साथ जो आधार को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और नरेगा पेमेंट्स है उनको फर्दर, या प्राइवेट एंटिटीज है उनको भी आप उसमें जो आधार है उसको आधार से मतलब लिंक करने की बात है, उन सबसे पहले ये है कि आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू जरूर करना पड़ेगा, और जो भी आधार प्रोग्राम में करेक्शंस की जरूरत है, कोर्स करेक्शंस की, उनको आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं पाकिस्तान इंटरनल चैलेंजेस शिफ्टिंग डायनेमिक्स। तो जो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो पाकिस्तान का पॉलिसी शिफ्ट था, या जो पाकिस्तान ने जो रेडिकलाइजेशन को जो प्रमोट करने की जो उसकी टेंडेंसी रही है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल रहा है बेसिकली। तो पाकिस्तान स्टेडफास्टनेस इन बैकिंग ग्लोबल जिहादिस्ट एंड इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप
इज अ पॉलिसी चॉइस दैट इज नाउ कास्टिंग अ लॉन्ग शेडो ओवर द नेशंस ट्रेजेक्ट्री। और वो जो उसकी पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं अब उसी को ही अफेक्ट कर रही है, ऐसा ऑथर ने बताया है। तो ऑथर ने यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखने की जो बतानी है वो ये है कि द सेवरल रीजन फाय द अफगान तालिबान कैन नॉट एंड विल नॉट टेक सॉलिड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द टीटीपी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों सॉलिड एक्शन नहीं ले सकता है जो अफगान तालिबान है, उसके रिगार्डिंग 4 रीजन ऑथर ने बताया यहाँ पे। पहला ये है कि जो अफगान तालिबान है इट अवॉइड्स स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट टीटीपी टू अवॉइड इंटरनल डिवीजन। तो उसके खुद के अंदर ही डिवीजन हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी ये जो है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। दूसरा, तालिबान कॉम्प्रीहेंड दैट antagonizing the TTP could result in them losing secure havens across Durand Line, which they once utilized when facing off against international forces and Afghan security, all under the shelter of TTP's umbrella। कि उसके जो सेफ हेवंस हैं जो अफगानिस्तान से अलग मतलब क्रॉस बॉर्डर वही पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं उसको वो उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा उसने बताया है यस थर्ड, पाकिस्तान हिस्टोरिकल यूज ऑफ रिलीजियस मदरसाज टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस एंड इशू फतवाज अगेंस्ट अफगान गवर्नमेंट इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ अफगान तालिबान। जो अब वो है वो अफगान गवर्नमेंट के में जो तालिबान है उसके अंडर चला गया है। और चौथा बताया है द while Pakistan once tolerated public charity drives to fund the Afghani Taliban, according to many local sources, similar support is now flowing from Afghans to TTP groups, complicating the situation and indicating a paradigm shift। चौथा ये कि जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि पहले तो अफगान तालिबान को फंड करने के लिए जो है पब्लिक चैरिटी ड्राइव होती थी, अब वही सपोर्ट जो है वो टीटीपी ग्रुप्स को जो करने के लिए किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, उसने ये बताया है। नेविगेटिंग अ वे फॉरवर्ड डिमांड्स अ थोरो री-इवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी ऑन कल्टीवेटिंग रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। दोनों तरीके से उसको जो है री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि डोमेस्टिकली भी क्या रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स कल्टीवेट कर रहे हैं और जो इंटरनेशनली कर रहे हैं उसको भी, फॉर द सेक ऑफ फॉरेन पॉलिसी गेन्स। अगर वाकई में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उनको ये दोनों को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। रादर देन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय द era of globalization and economic growth, Pakistan has persisted in channeling its resources towards cultivating चाहे वही जो बताया कि पाकिस्तान ने एक्चुअली कभी भी जब भी अपॉर्चुनिटी आई, जो ग्लोबलाइजेशन कह रहा था उसने जो अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, पाकिस्तान ने उसको यूज किया कि उसने जो रिसोर्स है उनको चैनलाइज कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कल्टिवेट करने के लिए। वही उसके लिए अब दुख का कारण बनी है, वही अब उसको एक तरह से दुख दे रही हैं। इट इज इम्पेरेटिव दैट द नेशंस मिलिट्री रीडिफाइन इट्स रोल टू प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेस रेस्पेक्टिंग द मैंडेट ऑफ सिविलियन गवर्नेंस। वही है कि जो नेशन की मिलिट्री है उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा अपना रोल, उसको पॉपुलेशन के जो जनरल पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान मिलिट्री मस्ट लैंड इट्स सपोर्ट एंड क्रिएट अ पार्टनरशिप विद द पाश्तून तफरीक मूवमेंट। तो मतलब उस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पाकिस्तान मिलिट्री को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी जो अपनी पॉलिसी चेंज है वो देखने पड़ेंगे। विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियोज। तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो डिजीज बढ़ रही है उसके रिगार्डिंग है। लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की थी मार्च में जो है आईपीसीसी ने, और उसने एक बहुत स्टार्क वार्निंग जो है वो डिलीवर की है। वो क्या थी कि क्लाइमेट चेंज हाइटन्स द ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिजीज की, जो क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से जो रिस्क है इन्फेक्शन डिजीज का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसने कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं कि अगर आप इंस्टेंस तो जो कुछ डिजीजेज हैं उनके साथ दिए, जैसे डेंगू मैनिफेस्ट इन 2 to 3 पीक्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल अब 2-2-3 बार में जो है वो जो डेंगू है वो बढ़ रहा है। पहले सिर्फ एक लहर आती थी, ठीक है ना, जो एक्सपेक्टेड पैटर्न थे वो मतलब नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी डिस्टर्ब डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल। जो डिजीज की ट्रांसमिशन साइकिल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नजर आती है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी में जो है वेरिएबिलिटी देखने को मिली है। फिर दीज ऑल्सो ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड एनिमल रिजर्वायर्स दैट होस्ट द पैरासाइट। जो वेक्टर्स और एनिमल रिजर्वायर्स थे जो डिस्ट्रीब्यूशन में होस्ट को पैरासाइट्स को होस्ट करते थे, उनमें आपको देखने पड़ेगा कि वो भी चेंज हो गए हैं, उनका ऑल्ट्रेशन कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। फिर चौथा बताया कि हीट हैज बीन प्रूवन टू इंटरफेयर विद द जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पैथोजन। जो पैथोजन का जीनोमिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुआ है, चेंजिंग देयर इन्फेक्टिविटी एंड विरुलेंस। उनकी विरुलेंस में चेंज देखने को मिला है, उनकी इन्फेक्टिविटी जो कैपेसिटी थी उसमें चेंज देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंज मोर इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है कि जो हैबिटेट लॉस है इट फोर्सेस डिजीज कैरिंग एनिमल्स टू एनक्रोच अपॉन ह्यूमन टेरिटरी, कि उनको ह्यूमन हैबिटेशन है वहाँ पे अब आएंगे, क्योंकि अब ह्यूमंस ने एनक्रोच कर करके जो हैबिटेट थे एनिमल्स के उनको लॉस किया है।
एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, ह्यूमन एनिमल के इंटरेक्शन के रिस्क ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड द ट्रांसफर ऑफ पैथोजेन फ्रॉम वाइल्ड लाइफ टू एनिमल्स। और जाहिर सी बात है, अगर ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो जो वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में ट्रांसफर है पैथोजेंस का, उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छी लाइन का ये है, यहाँ पे जो मेंस के लिए आप लिख सकते हैं, व्हाइल इकोसिस्टम शेप्स लोकल क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज इज ट्रांसफॉर्मिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शेप करता है किसी लोकल एरिया के क्लाइमेट को, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो ट्रांसफॉर्म ही कर रहा है इकोसिस्टम्स को। तो जो एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज में आप ये स्टेटमेंट एज इट इज मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है ना। आगे ऑथर ने बोला है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड जो क्लाइमेट चेंज है इज अनलीशिंग एन अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ वल्नरेबिलिटी क्राइसिस। ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे जो है वल्नरेबिलिटी वो पोज कर रहे हैं, ये जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है ना। सर्विलांस एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो ये जरूर बोला होता ने कि अगर पिछले 2 डिकेड्स में देखें तो इंडिया ने रिपोर्टिंग जो आउटब्रेक की रिपोर्टिंग करे उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिला, और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था आईडीपीएस, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, जो आईडीएसपी है। इट वाज रोल्ड आउट इन फ्यू स्टेट्स इन 2007। तो प्रीमियम आप याद रखें 2007 में ये शुरू किया गया था, और 2000 आउट में जो आउटब्रेक थी वो 553 सिर्फ रिपोर्टिंग हुई थी, और अब जो है 1714 2017 में। तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। दूसरा उसने बताया कि मिटिगेटिंग द स्प्रेड ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिसीज रिक्वायर्स safeguarding ecosystems, curbing greenhouse gas emissions and implementing active pathogen surveillance। अगर आपको जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजीजेज हैं उनका स्प्रेड को वाकई में आप मिटिगेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको इकोसिस्टम को सेफगार्ड करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो एक्टिव पैथोजन सर्विलांस है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए एक यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत है, जिसको हमने नाम दिया था वन हेल्थ, which integrates monitoring human, animal, plant and environmental health, recognizes interconnected। इन सारी इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करता है वन हेल्थ, जो हमने प्रोग्राम की जिसकी हम बात करते हैं उसके थ्रू इसको किया जा सकता है। ठीक है ना। और उतने बोले कि जो मियर बायोमेडिकल रेस्पॉन्स है वो जो है वो एडिकेट नहीं है। ठीक है ना। मियर बायोमेडिकल रेस्पॉन्स अगर आप सोचते हैं डिजीज के प्रति, तो वो सिर्फ उससे सिर्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन द फेस ऑफ ए चेंजिंग क्लाइमेट एंड द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स, फोस्टिंग कोलैबोरेशन एंड एम्ब्रेसिंग द वन हेल्थ पैराडाइम आर आवर बेस्ट डिफेंसेस। तो यही हमारे बेस्ट डिफेंस हो सकते हैं कि आप इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है ना। आप कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे जो एजेंसीज हैं उनके साथ, एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट करें, और जो वन हेल्थ प्रोग्राम के पैराडाइम है उसको एम्ब्रेस करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तब जो है हम डिजीज कंट्रोल एक्चुअल में कर पाएंगे। ठीक है ना। तो दिस इज इट, द नीड फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी टू क्लियर द एयर। तो ये बेसिकली जो इंडिया कनाडा का जो टसल चल रहा है, डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे ये बोला है कि दोनों ही कंट्री अगर देखें तो वो एक्चुअल में रियली एंगेजमेंट में थे ही नहीं, रादर दे टॉक्स बात ही ज़्यादा, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने वाले या बात करने वाली बात सिर्फ चली है। तो इंडिया ये फेल्ट करता है, उसने बोला है कि कनाडा हैज शोन स्कैंट रेस्पेक्ट फॉर इट्स इंटरेस्ट स्पेशली ऑन द खालिस्तान इशू। वहीं कनाडा की अगर देखें तो कनाडा बिलीव दैट इंडिया डिस्प्लेज द लिटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स लॉज एंड गवर्नेंस सिस्टम व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम टेकिंग एक्शन दैट इंडिया वांट। तो दोनों के ही ये जो डिफरिंग परसेप्शंस है, these have been accumulating over the years and a trigger was needed to publicly bring them out। और अब ये जरूरत है कि इन दोनों ही जो ये डिफरेंसेज हैं या परसेप्शंस है उन दोनों को आपको पब्लिकली जो है उनको आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तभी जो है इशू रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। तो इंडिया ने ये भी बोला है कि नेशनल लॉज कैन नॉट बिकम अ शील्ड फॉर कॉलिंग फॉर सेसेशन एंड स्टेजिंग प्रोटेस्ट विच ग्लोरीफाई मर्डर। जाहिर सी बात है कि जो नेशनल लॉज की आड़ में आप जो ये नहीं कर सकते, आप शील्ड नहीं कर सकते कि आप जो प्रोटेस्ट स्टेट कर रहे हैं या जो इंडिया के खिलाफ एक तरह से जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को सपोर्ट मिल रहा है उसको आप एक तरह से आप सिर्फ नेशनल लॉ के आधार पर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की बात कनाडा ने कही थी कि हम कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट दैट कनाडा वांट्स डिमांड्स अ क्वाइट एंगेजमेंट ऑन द एंटायर गैमट ऑफ लीगल प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ कंट्रीज सो दैट ऑल ग्रीवांसेस कैन बी सेटिस्फैक्टरली एड्रेस्ड। तो इसके लिए जरूरी है कि क्वाइट एंगेजमेंट होना चाहिए। पूरा जो मुद्दा है इसको आपने जो एक तरह से यह हाउल लग रहा है इसकी जगह, और लीगल प्रोसेस और प्रैक्टिसेस जो दोनों कंट्री हैं वो सारी ग्रीवांसेस तब भी जो है सेटिस्फैक्टरी एड्रेस हो सकते हैं जब आप एक क्वाइट एंगेजमेंट में रहेंगे। ठीक है ना। द स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ इंडियंस बिलीव दैट कैनेडियन अप्रोचेस टू गवर्नेंस सिस्टम्स ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया इज कलर्ड इफ नॉट रेसिस्ट। और यही बोला है कि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो कनाडा की अप्रोच है गवर्नेंस सिस्टम की कंट्रीज की रिगार्डिंग, जैसे कि इंडिया, वो कलर्ड है, मतलब उसका बायसनेस कहीं ना कहीं देखने को मिले। अगर आप उसको रेसिस्ट ना भी माने तो कलर्ड जरूर है कि मतलब बायसनेस जरूर है। ठीक है ना। तो
फाइनली सजेशंस क्या दिए हैं, सजेशन दे दिए म्यूचुअल रिक्रिमिनेशंस आर नेवर हेल्पफुल स्पेशली इन रिजॉल्विंग इश्यूज इन इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशन। कभी भी बायलैटरल रिलेशंस में, ये मेंस में आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको अगर आपको सुधारना है, उनको अच्छा करना है, तो म्यूचुअल रिक्रिमिनेशन से एक दूसरे को आप रिक्रिमिनेट करोगे, ठीक है ना, वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्वाइट और मैच्योर डिप्लोमेसी की जरूरत है टू क्लियर द एयर ऑन द नीजर केस एंड ऑन ओल्ड बट कंटिन्यूइंग इश्यूज। जितने भी पुराने और नए जो कंटिन्यूइंग इश्यूज है उनको अगर आपको सच में एड्रेस करना है, सही में सोल्व करना है, तो आपको क्वाइट और मैच्योर डिप्लोमेसी की वहाँ पे जरूरत है। ओवर 860 सीरियस चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट 194 एमपीज बिफोर पोल्स। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट में आज जो एमपीज हैं उनके रिगार्डिंग कितने केस पेंडिंग, ये बताया। तो ओवर 20 एमपीज हैड पेंडिंग चार्ज ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, 4 ऑफ विच आर रेप। तो लगभग 20 एमपीज ऐसे हैं जिन पे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस लगे हुए हैं इन्वॉल्वमेंट के, और 4 उनमें से रेप के चार्ज भी फेस कर रहे हैं। तो डाटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट इसमें आया वो ये है कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो एनालिसिस की थी 763 लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं, तो उनमें से 306 के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेज यानी कि 40% के अगेंस्ट, और 194 25% के अगेंस्ट जो है सीरियस क्रिमिनल केसेज पेंडिंग अगेंस्ट देम है, जब उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था। और सीरियस क्रिमिनल केसेज में नॉन वेलेबल ऑफेंसेज है मर्डर, किडनैपिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, रेप एंड अदर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। टेबल 2 में बताया कि जो 21 एमपीज हैं हु हैड पेंडिंग चार्ज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, 4 उसमें से रेप के हैं एट द टाइम ऑफ देयर इलेक्शंस, ठीक है ना। तो ये दूसरा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी उसमें काफी सारे हैं। फिर जो एमपी वाइज हैं कि उनके लिस्ट वाइज भी उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट कितने हैं। तो यहाँ पे एक एमपी, हालांकि नाम कोई इतना जरूरी नहीं है, तो वो आप लिस्ट पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं कि इसके अगेंस्ट कितने हैं। तो 55 है एक एमपी के अगेंस्ट, सबसे ज्यादा सीरियस चार्जेस 55 लगे। उसके बाद जो हैं वो 37 हैं, ठीक है ना। टोटल देखें तो 860 सीरियस चार्जेस पेंडिंग है 194 एमपी के अगेंस्ट। तो ये मेन में डाटा पॉइंट में आप लिख सकते हैं। जब आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि लगभग 194 एमपीज के अगेंस्ट जो 860 सीरियस चार्जेस वो पेंडिंग थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं इज यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव वर्किंग। जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है, क्या वो सच में वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यूक्रेन हैड प्रिपेयर्ड फॉर मंथ्स बिफोर इट लॉन्च द काउंटर ऑफेंसिव। जून में काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया था, लेकिन उससे कई महीने पहले जो है उसने इसकी तैयारी की थी। ये किसमें पता चला, जो लीक्ड यूएस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है उनमें बताया गया है। इट शो was to conduct a classic blitzkrieg, a lightning operation with an armored strike force piercing through Russia's lines of defense, capturing territories and delivering a blow to the Russian positions in eastern and southern Ukraine। तो ये इस रिपोर्ट में इन्होंने यूसीएस की जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में बताया था। यूक्रेन plans to take a quick victory against Russian forces were doomed to fail from the very beginning, wrote John Mearsheimer, अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशंस कॉलेज, जो अमेरिकन स्कॉलर है, इन्होंने लिखा था कि वो इस तरीके उनके प्लान जो थे वो फेल होने ही होने थे, ठीक है ना। The US intelligence agency had expressed their skepticism about the counter-offensive well before it was launched। और जो US इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने पहले ही इसमें अपने कंसर्न जताई थी या skepticism उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने जताया था ये जो काउंटर ऑफेंसिव है ये एक तरह से फेल होने वाला है ऑलरेडी, ठीक है ना, लॉन्च होने से पहले ही बता दिया था। इन February, leaked US intelligence document showed the bleak assessment of the counter-offensive by the Washington। तो उसके ब्लीक ऑफेंसिव को दिखाता है यहाँ पे। वहीं पे जो रशिया की स्ट्रेटेजी उसका भी जिक्र किया होता है कि वो चेंज हो गई थी। पहले वो जो ऑफेंसिव से थी उसने अब डिफेंसिव वाली स्ट्रेटेजी को दिया, जिसकी वजह से जो लॉस्ट टेरिटरी जो उसने गेन की थी यूक्रेन की, उनको उन्होंने फिर फर्दर जो लॉस्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है रशिया ने अपनी पूरी स्कीम या प्लान को पूरा चेंज किया था। उसके बाद वो डिफेंसिव वाले उसमें आ गई मोड में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज टैकलिंग द वेरियस मिथ्स विद इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोम रिसर्च। तो बेसिकली माइक्रोबायोम जो फील्ड है उससे रिलेटेड ये था। इन द लास्ट 2 डिकेड्स माइक्रोबायोम रिसर्च हैज गॉन फ्रॉम ए नीश सब्जेक्ट एरिया टू वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स इन ऑल साइंसेज। तो पहले एक जो छोटा मोटा सब्जेक्ट माना जाता है, एक नीश मतलब छोटा सा एक जस्ट एरिया माना जाता है, वो अब आप जो है हॉटेस्ट टॉपिक्स हो गया है साइंस का, ठीक है ना। फ्लिप साइड ये है कि द हाइप एंड टेम्पटेशन टू ओवर सिंप्लीफाई द रियली कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल इंटरेक्शन एक्टिविटीज अकरिंग इन आवर गट्स। तो सबसे ज्यादा यह है कि जो ओवर सिंप्लीफाई करने की जो बात चल रही है, मतलब जो हमारा माइक्रोबियल इंटरेक्शन है एक्चुअली में हमारी एक्टिविटी जो हमारे गट्स में हो रही है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए जो चल रही है ये कहीं ना कहीं जो है ये फ्लिप साइड है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात कही वो ये है 11 क्लेम्स दैट आर आर्टिकल चेक। एक रिसर्च की गई है जिसमें आर्टिकल ने जो 12 मिथ्स कह लीजिए क्लेम्स थे उनको चेक किया था, और उनके अगेंस्ट जो चीजें एक्चुअल में रियल में क्या उन्होंने पाई अपनी फाइंडिंग्स में वो उन्होंने बताई है, ठीक है ना। असेसमेंट जो पब्लिश किए थे नेचर माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिश किया गया था। रिसर्चर्स थे इजराइल और कनाडा के, जिन्होंने
जी एस्टिमेट जो है वो लगाया था। उन्होंने एक एस्टिमेट में बताया कि जो 70 किलोग्राम के रेफरेंस मैन में देखें तो जो 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स हैं और 30 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं। लेकिन पहले हम ये कहते थे कि 10 to 1 जो है वो रेशो है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो रेशो जो है वो 1 to 1 के अराउंड ही आएगा या 1 to 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड ही आएगा। ठीक है ना। तो जो मिसकॉन्सेप्शन या मिथ्स है उसमें 11 पॉइंट थे। पहला था एज ऑफ द फील्ड, तो ये माना जाता है कि ये नए माइक्रोबायोम रिसर्च को नया फील्ड माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है और स्पेकुलेट भी किया है कि जो बैक्टीरिया इनहेबिट करते हैं हमारे गट को वो बहुत पहले टाइम से हम जानते हैं उसको। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में भी इटसेल्फ जो है ये स्टडी की गई है, ये चीजें बताई गई हैं, तो ये कोई नया फील्ड नहीं है। फिर दूसरा जो था वो क्वेश्चन था ओरिजिन का, तो इसका क्रेडिट अभी तक जो दिया जाता है वो नोबेल लॉरिएट मेडिसिन में जोशुआ लीडरबर्ग को दिया जाता था कि उन्होंने जो है 2001 में इस फील्ड को नाम दिया था। लेकिन 2017 में जून में जो पेपर पब्लिश हुआ उसमें ऑथर्स ने किया कि विप्स जेएम, लुइस के और कुक आरसी, उन्होंने इस टर्म को यूज किया था 1988 में टू डिस्क्राइब ए कम्युनिटी ऑफ माइक्रोब। तो ये दूसरा ये जो आर्टिकल ने मिथ को जब जो भी प्रेवलेंट वो थे कॉन्सेप्शन उसको ये बताया। तीसरा नंबर ऑफ माइक्रोब्स की बात करें तो जो एब्सोल्यूट माइक्रोबियल सेल्स है 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन फीसेज में वो एग्जीगरेट करके बताया था कि 10 to 100 फोल्ड उसको बढ़ा के बताया गया था, लेकिन अगर एक्चुअल नंबर देखें तो अराउंड 10 to 10 to 12 के अराउंड जो है इस रेंज में वो है। इसका 10 से 100 फोल्ड ज्यादा बताया गया था जो पहले बताया जाता था। ठीक है ना। मास ऑफ द माइक्रोब की बात करें तो ह्यूमन माइक्रोबायोटा लगभग 1 से 2 किलोग्राम बताया गया है कि 1 से 2 किलोग्राम ह्यूमन माइक्रोबायोटा होता है, लेकिन अगर देखें तो ओनली लगभग हाफ केजी के और लेस इससे भी कम जो है वो है। और जो स्टडी 2016 में इजरायली और कनाडियन रिसर्चर ने की तो उन्होंने एस्टिमेट किया कि लगभग सिर्फ 200 ग्राम का ही जो है माइक्रोबायोटा है ह्यूमन में। ठीक है ना। मदर टू चाइल्ड में जाने वाली बात है, तो जो ओपिनियंस थी कि मदर्स डोंट पास देयर माइक्रोबायोम्स टू देयर चिल्ड्रन एट बर्थ। ठीक है ना। कुछ माइक्रोबायोम्स जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग बर्थ, बट दे कंस्टिट्यूट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन माइक्रोबायोटा, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन जाता है और ओनली इवन स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ दीज माइक्रोब सर्वाइव एंड परसिस्ट थ्रू आउट द चाइल्ड लाइफ, और इसमें से भी बहुत कम जो है माइक्रोबायोम सर्वाइव कर पाते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो यानी कि ऑथर्स यहाँ पे होते हैं एवरी एडल्ट एंड्स अप विद अ यूनिक माइक्रोबायोटा कन्फिगरेशन। कोई भी एडल्ट है चाहे वो इवन आइडेंटिकल ट्विंस है तो उनके भी जो है जो माइक्रोबायोटा वो बिल्कुल यूनिक होगा जब वो एडल्ट होंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। इन द सेम वे। ठीक है। अगला जो इसमें बोला है वो क्या माइक्रोब डेंजरस हैं, तो डिजीजेस आर कोज्ड बाय अनडिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोबायल कम्युनिटी एंड आर आवर सेल्स। ये माना जाता है कि जो रिसर्च थी वो उनसे ये सजेस्ट किया गया था कि भाई डिजीज जो है वो जो अनडिजायरेबल इंटरेक्शंस है माइक्रोबायल कम्युनिटी और हमारी सेल्स के बीच में उनकी वजह से होती हैं। लेकिन जो ऑथर्स हैं इन्होंने रिसर्च किया उन्होंने बोला वेदर ए माइक्रोबायल एंड इट्स मेटाबोलाइट आर गुड और बैड डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की बात की यहाँ पे एक बैक्टीरिया ये, तो ये पूरे थ्रू आउट लाइफ कोई डिजीज नहीं कोज कर सकता है और ये प्रॉब्लम सिर्फ एल्डरली में या फिर जो पीपल जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है उनमें सिर्फ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड है, ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को वो उसी तरह से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। फिर उन्होंने ये भी एडिट किया है इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इम्प्लीकेट अ स्पेसिफिक प्रोफाइल ऑफ माइक्रोब्स और चेंजेस टू देम इन अ डिजीज। किसी चेंज में किसी भी माइक्रोब्स की जो है वो स्पेसिफिक प्रोफाइल आप जो है इम्प्लीकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। या उनमें क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आप स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना। द फर्मिक्यूट्स बैक्टीरियोडिटिस रेशियो मिथ जो है कोरिलेट करती है ओबेसिटी विद द रेशियो ऑफ टू फाइला ऑफ बैक्टीरिया फर्मिक्यूट्स एंड बैक्टीरियोडिट, कि ये दोनों फाइला जो है वो ओबेसिटी से जुड़े हैं। लेकिन ऑथर ने कहा कि फाइला बहुत बड़ी चीज है। फाइला में क्लासेज होती हैं, फिर क्लासेज में ऑर्डर्स होते हैं, फिर फैमिलीज होते हैं, जीनस होते हैं और फाइनली स्पीसीज आती हैं। तो ऑथर ने कहा कि इवन विद इन अ बैक्टीरियल स्पीसीज सेवरल स्ट्रेन्स बिहेव डिफरेंटली। एक स्पीसीज में ही कई स्ट्रेन्स जो है अलग अलग वो डिफरेंटली बिहेव कर सकती हैं causing the host to manifest different symptoms। तो आप तो फाइला की बात करें तो फाइला में तो कितने ज्यादा जो है अलग अलग सिम्टम्स या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको इन्होंने इसके आर ऑल माइक्रोब्स फंक्शनल, क्या सारे के सारे माइक्रोब्स फंक्शनल हैं। तो रिसर्चर जो है वो दूसरी तरफ जाती थी क्लेमिंग दैट डिफरेंट माइक्रोब्स आर एक्चुअली फंक्शनली रिडंडेंट। ठीक है ना। रिसर्च ये कहती थी कि जो बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स हैं वो फंक्शनली रिडंडेंट है, लेकिन जो ऑथर्स हैं इन्होंने रिसर्च किया उन्होंने बोला कि डिफरेंट बैक्टीरिया इन द ह्यूमन माइक्रोबायोम परफॉर्म सम कॉमन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मैनी फंक्शंस आर द प्रिजर्वेटिव स्पीसीज। कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो ह्यूमन माइक्रोब हैं वो कुछ कॉमन फंक्शंस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर माइक्रोब जो है वो अलग अलग फंक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं। कुछ माइक्रोब्स कॉमन फंक्शन भी करते हैं और मैनी फंक्शंस ऐसे हैं कि जो कुछ फ्यू स्पीसीज ही जो है उनको प्रिजर्व करती हैं। ठीक है ना। सीक्वेंसिंग इज नॉट अनबायस्ड। तो सीक्वेंसिंग
अनबायस्ड नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन था, ठीक है ना। तो बायसेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट वेरियस स्टेज ऑफ स्टडीज बेस्ड ऑन द माइक्रोब जेनेटिक मटेरियल। अगर आप माइक्रोब के जेनेटिक मटेरियल को जानते हैं तो आप बायस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम कलेक्टिंग सैंपल्स टू स्टोरिंग देम। सैंपल कलेक्ट करने से लेके उनको स्टोर करने तक जो है बायसेज आ सकती हैं, इवन इन द चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर टू एनालाइज सीक्वेंस डाटा। और अगर आप सॉफ्टवेयर भी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें एनालाइज करने के लिए सीक्वेंस डाटा, उससे भी जो बायसनेस आ सकती है। तो अनबायस्ड जो सीक्वेंसिंग की बात करते थे वो मिसकॉन्सेप्शन था, बायसनेस हो सकती है, ठीक है ना, सीक्वेंसिंग में। और स्टैंडर्डाइज मेथड्स वाइटल, क्या जो कॉमन ओपिनियन है इन माइक्रोबियल microbiome research that researchers need standardized methods so that they can compare the findings of different studies। ये डिफरेंट स्टडीज को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्डाइज रिसर्च की जो है वो जरूरत है, स्टैंडर्डाइज आपको मेथोडोलॉजी तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन जो असेसमेंट किया गया उसने स्ट्रेस ये किया कि नो मेथोडोलॉजी इज परफेक्ट, कोई भी मेथोडोलॉजी परफेक्ट नहीं है, एंड दैट अडॉप्टिंग वन यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी वुड कम एट द कॉस्ट ऑफ टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द लिमिटेशंस ऑफ द चोजन मेथड। उस मेथोडोलॉजी में जो भी लिमिटेशंस है एक तरह से आप उसको आप फेवर करें, क्योंकि कोई भी मेथोडोलॉजी परफेक्ट नहीं है और एक यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चोजन मेथड जो है वो उसकी लिमिटेशंस ऑब्वियसली बात है वो सब चीजों को अफेक्ट करेंगी। द कल्चरेबल माइक्रोबायोम, लास्ट जो मिसकॉन्सेप्शन या जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इज इट डिफिकल्ट टू ग्रो माइक्रोब्स फ्रॉम द ह्यूमन माइक्रोबायोम इन द लैब। ये पहले माना जाता कि क्या सच में डिफिकल्ट है जो माइक्रोबायोम्स हैं हमारे ह्यूमन गट में, ह्यूमन माइक्रोबायोम में, उनको लैब में नहीं ग्रो कर सकते। तो करंट गैप्स जो है कल्चर कलेक्शंस में आर एट लीस्ट इन पार्ट एट्रीब्यूटेबल टू ए लैक ऑफ प्रीवियस एफर्ट रादर देन एन इनहेरेंट अनकल्चरेबिलिटी। तो अनकल्चरेबिलिटी नहीं है, उनको कल्चर किया जा सकता है, और जो ये गैप्स हैं जिनकी वजह से कल्चर कलेक्शन या कल्चर पॉसिबल नहीं होता था वो जो प्रीवियस एफर्ट में लैक्स रह गए थे, कुछ लूप होल थे, उनकी वजह से, ना कि ऐसा नहीं कि अनकल्चरेबल है वो। कल्चरल कल्चरल तो मतलब उनको कल्चर उनका किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे मिथ्स थे जिसके रिगार्डिंग ऑथर ने ये आर्टिकल जो पब्लिश किया थे द कैनेडियन रिसर्चर्स ने, उन्होंने इन चीज़ों को बताया। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू।